नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भूगोल की लगातार क्लास जो हम पीईटी 2022 के लिए चला रहे हैं, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वनों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। इस टॉपिक में हमने 2021 की जो आपकी वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसके प्रश्नों को भी सम्मिलित किया हुआ है, तो करंट अफेयर्स भी आपका तैयार हो जाएगा इससे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपके लिए। पीईटी 2022 की अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है पीडीएफ के माध्यम से, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए यह पीडीएफ खरीद सकते हैं और मात्र 299 रुपये में। और 9 महीने के करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे, जनवरी से लेकर सितंबर तक के। यूपी स्पेशल का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जीके, जीएस और जीए का जो पीडीएफ है भी आपको दिया जाएगा सिलेबस के अनुसार। इसके बाद हिंदी का पीडीएफ आपको दिया जाएगा सिलेबस के अनुसार। तो मात्र 299 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सिर्फ मैसेज भेजिएगा इस पर। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? यानी कि वर्तमान में कौन सी वन नीति लागू है भारत में? तो वर्तमान में कौन सी वन नीति भारत में लागू है? तो 1988 की, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। 1988 की जो वन नीति है यह भारत में वर्तमान में लागू है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है, पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कम से कम हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% एरिया पर वन होने आवश्यक हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। वहीं लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट की आपकी जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, लेटेस्ट में हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन और आपके वृक्ष हैं, तो वनावरण प्लस वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है वर्तमान में हमारे देश में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कितना हो गया है? तो 24.62% है। तो अभी हम इस लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। जो 33% का हमारा लक्ष्य है, इससे हम अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो 33% जो है वनावरण होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 33%। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भूभाग जो है वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो वन अनुसंधान संस्थान है आपको मिलेगा देहरादून में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, वन अनुसंधान जो संस्थान है आपको देहरादून में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो यह आपको मिलेगा अगेन देहरादून में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यही जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है यह किसके अधीन आता है? तो यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है, और इसी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट का जो प्रकाशन है इसी विभाग के द्वारा किया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, जिसका मुख्यालय आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह विभाग आपका है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देहरादून। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा, जिसको हम नीरी के नाम से जानते हैं। तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी नागपुर में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है,
नागपुर में। और भारत में वृक्षावरण उत्सव, जिसे हम वन महोत्सव के नाम से जानते हैं, इसका जन्मदाता कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि वन महोत्सव का जन्मदाता यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन है। तो के.एम. मुंशी। आप याद देखिएगा, वन महोत्सव का जन्मदाता हम के.एम. मुंशी को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन महोत्सव का जन्मदाता के.एम. मुंशी को माना जाता है। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो मैंने आपको अभी बताया है, जो वन स्थिति रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट का जो प्रकाशन है यह किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष के गैप के बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। तो 2 वर्ष की गैप के बाद होता है। कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और किसके तहत यह करता है? तो भारत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो ये वाला फैक्ट जो मैंने आपको अभी बताया है इसको आप देख लीजिए। और भारत के वन और वृक्षावरण का आकलन करता है हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन है भारत वन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो यहाँ पे रिपोर्ट की बात हो रही है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है और द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द्विवार्षिक रूप से। और पहली रिपोर्ट ये आपकी 1987 में प्रकाशित की गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पहली जो रिपोर्ट है 1987 में प्रकाशित की गई थी तथा 2021 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है इसका कौन सा संस्करण है? तो ISFR रिपोर्ट का यह 17वां संस्करण है जो 2021 में प्रकाशित किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली रिपोर्ट आपकी 1987 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जारी की जाती है? तो कितने वर्ष के अंतराल पर? तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। तो 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। वनारोपण किस प्रकार की प्रक्रिया है? वनारोपण किस प्रकार की प्रक्रिया है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप ऑप्शन को देख के। तो वनारोपण का मतलब होता है कि और पेड़ लगाना। आप याद देखिएगा, वनारोपण का मतलब है कि और पेड़ लगाने की यह एक प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी आंकड़े मैं आपको बताऊंगा और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, यानी कि लेटेस्ट की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? यहाँ पे वन प्लस वृक्षों दोनों की बात हो रही है। कुल एरिया कितना है वनों और वृक्षों का? तो कुल एरिया दोनों का मिला के हो जाएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल वन प्लस वृक्षावरण का कुल एरिया आपका हो जाएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगर इसमें से केवल हम वन की बात करें तो इसमें से वन कितना है? तो इसमें से आपका वन हो जाएगा 7,13,779 वर्ग किलोमीटर। इसमें से जो है 7,13,779 वर्ग किलोमीटर आपका वन है। और बाकी जो आपका बचा 95,748 जो वर्ग किलोमीटर है आपके वृक्ष हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आपका हो जाएगा वन प्लस वृक्षों का मिला के कुल एरिया हो जाएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 2021 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष का विस्तार है?
वन एवं वृक्ष का विस्तार हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार? तो 24.62%। तो इसके बारे में याद रखिएगा, 24.62%। अगर इसमें से हम केवल वनों की बात करें तो इसमें से आपका वन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो इसमें 21.71% केवल आपका वन है और बाकी आपका 2.91% आपके वृक्ष हैं। अगर इन दोनों को मिला दें तो वनों और वृक्षों का कुल विस्तार आपको पता चल जाएगा, जो कि 24.62% है। तो आप एक में भी याद कर सकते हैं, मेनली आपसे एक वाला ही पूछा जाएगा, वन और वृक्षावरण आपसे मिला के पूछा जाएगा। तो वन एवं वृक्षों का जो विस्तार है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वो 24.62% हो गया है, जिनमें वन आपको मिलेंगे 21.71% और वृक्ष आपको मिलेंगे 2.91%। तो ये डेटा एकदम लेटेस्ट का डेटा है, इसको आप रख लीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो चीज़ मैंने आपको पीछे बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो मैंने आपको अभी बताया है, वनों का आवरण जो है 21.71% है और वृक्षों का आवरण कितना है? तो 2.91%। वृक्ष आपके 2.91% हैं और हमारे वन हैं 21.71%। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वृक्ष प्लस आपके वनों का आवरण पूरे भारत का पता चल जाएगा, जो कि 24.62% है। तो वनों का भी आपको अलग याद रखना है, वृक्षों का भी याद रखना है, प्लस टोटल भी आपको याद रखना है। तो कुल वनों का आवरण 21.71% है, वृक्षों का आवरण आपका 2.91% है, वृक्ष प्लस वन इन दोनों का टोटल है 24.62% हमारे कुल भौगोलिक एरिया का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला फैक्ट आपके सामने दिया गया है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? यानी कि हमारा जो वेस्टर्न हिमालय वाला एरिया है उसके प्रमुख संसाधन इसमें से कौन से हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो वेस्टर्न हिमालय का प्रमुख संसाधन वन है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, वन ही जो है यहाँ के प्रमुख संसाधन माने जाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में सबसे ज़्यादा वनों का एरिया कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा वन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है और सबसे कम आपको मिलेंगे हरियाणा में। तो दोनों आपको याद रखना है, यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे हैं, वनों के एरिया की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्रतिशत पूछ लेगा तो आपका उसका आंसर अलग हो जाएगा। प्रतिशत के मामले में आपका प्रथम स्थान पे मिजोरम आता है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, प्रतिशत में मिजोरम आ जाता है और क्षेत्रफल में एरिया में आपका मध्य प्रदेश टॉप पर आता है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वनों का क्षेत्रफल पूछा गया, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और सबसे कम आपका हरियाणा हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से और भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? कुल वन क्षेत्रफल एरिया के मामले में प्रथम 3 राज्य आपको बताने हैं अवरोही क्रम में। तो प्रथम 3 राज्य आपके अवरोही क्रम में कौन से हो जाएंगे? पहला आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य। तो 5 राज्य में पहले पे आपका MP है, सबसे ज़्यादा वनावरण है। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन लेकर आप बैठे हैं तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सबसे कम वनों का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो भी डेटा मैं आपको बताऊंगा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बताऊंगा, जो आई थी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 वाली, उसी के अनुसार ये सारे डेटा आपको बताए जाएंगे। तो सबसे कम
जो वनावरण है एरिया के मामले में आपको मिलेगा हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये डेटा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना प्रतिशत? तो मैंने आपको बताया था पहले ही प्रश्न में, हमारा जो टोटल एरिया है, हमारा कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 33% जो है वनावरण होना चाहिए अगर हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण भूमि का 33%, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, संपूर्ण भूमि का 33%। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? अब यहाँ पे परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एरिया की बात की थी, एरिया के मामले में सबसे ज़्यादा वन आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा जो आपके वन है मिल जाएंगे मिजोरम राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी वाला दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मिजोरम में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, प्रतिशतता की बात हो रही है, तो मिजोरम टॉप पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका मेघालय है, फिर मणिपुर है, और फिर आपका नागालैंड है। तो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परसेंटेज में भी आपका दूसरे नंबर पे है, और एरिया में भी अरुणाचल प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली जो वन नीति थी उसकी घोषणा सरकार के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो पहली जो वन नीति थी इसकी घोषणा पहली बार किस वर्ष में की गई थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा? तो वर्ष 1952 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1952 में पहली वन नीति घोषित की गई थी, तथा वर्तमान में 1988 वाली वन नीति जो है चल रही है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1981 में, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा देहरादून में, और इसी वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1981 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसको हम अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं, छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट भी इसको कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। तो यह किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1986 में यह कानून पारित किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। नीलगिरी पहाड़ियों में किस प्रकार, मतलब पेड़ की सामान्य जाति पूछी जा रही है, कौन सी पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इनमें सामान्यतः कौन सी प्रजाति पाई जाती है पेड़ों की? तो सागौन। आप याद रखिएगा, सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, यानी कि अति सघन वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो अति सघन वनों में जो है टॉप पे आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो आप याद रखिएगा, अति सघन वनों में अरुणाचल प्रदेश आपका टॉप पर है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसे कहा जाता है? तो इसमें से वेस्ट बंगाल के जो सुंदर वन हैं इनको हम वैश्विक विरासत का वन कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है इनको वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन जो है किसमें पाया जाता है? तो सागौन का वन आपका हो जाएगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, यहाँ पे आंसर मुझे थोड़ा सा डाउट इसके में है। सागौन के जो वन हैं मेनली आपको कहाँ पर पाए जाएंगे? तो सागौन के जो आपके वन हैं
और ये सागौन के वर्ण आपके आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं उन्हीं के अंतर्गत आपके सागौन के वन आते हैं। तो आपके जो आर्द्र पर्णपाती वाले वन होते हैं मेनली आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं और उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो इसमें से कहीं से मुझे मध्य प्रदेश आंसर नहीं लग रहा है और यहाँ पे मुझे राइट आंसर लग रहा है कर्नाटक। तो यहाँ पे फिलहाल से यहाँ पे कर्नाटक ही हम मार्क करते हैं। इसका सही आंसर मैं आपको कल पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, या तो कल का जो मैं लेक्चर लूँगा, कल की जो क्लास लूँगा उसमें इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। इसका आंसर अगर आपको सही पता है तो आप जवाब दे दीजिएगा कि सागौन का जो वन है और सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो इसका जवाब अभी के लिए होल्ड पर हम रखते हैं, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है। और भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः किस एरिया में मतलब मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पर? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरवन में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंग्रोव वनों की अगर हम बात करें 2021 के डेटा के अनुसार, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट आपकी प्रकाशित की गई उसके डेटा के अनुसार अगर हम मैंग्रोव वनों की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देश में कुल मैंग्रोव कवर जो है वर्तमान में 4,992 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि वर्तमान में हमारे देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हो गए हैं? तो कुल ये हो गए हैं 4,992 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना है। ISFR का की जो रिपोर्ट 2021 वाली हमारी है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। और देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य आपको मिलेंगे, राज्य और यूटी यहाँ पे दोनों मिलाकर हम बात कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन आपको मिलेंगे, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और फिर आंध्र प्रदेश आपका चौथे स्थान पे आता है। तो ये मैंग्रोव वनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। लेटेस्ट 2021 की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसी के अनुसार मैंने ये डेटा आपको बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं, यानी कि जो वन चक्रवातों को रोकते हैं, उन वनों को क्या कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये वन होते हैं, ये चक्रवातों को आने से रोकते हैं। तो इन वनों को हम क्या कहते हैं? तो इन वनों को कहा जाता है मैंग्रोव वन। आप याद रखिएगा, जो मैंग्रोव वन होते हैं ये चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं, चक्रवातों को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैंग्रोव वन। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद जो आपके मैंग्रोव वन है ये अपनी बायोडाइवर्सिटी यानी कि अपने जैव विविधता के लिए विख्यात हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। मैंने इनकी लोकेशन बता दी है, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, वर्तमान में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर हैं। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल था, दूसरे पे गुजरात था। यहाँ पे मैंने जो डेटा बताया है ना, ये डेटा कम से कम आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल पहले पर है, गुजरात दूसरे पर है, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चौथे पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का उत्पादक है कहता है? तो इसमें से मुख्य उत्पादक कौन सा है? तेंदुपत्ते का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, सुंदरवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वाला एरिया है वहाँ पर आपको और सुंदरवन यानी कि मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। और इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इसमें से चंदन की लकड़ी के लिए भारत में प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भैया राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। तथा ये जो चंदन की लकड़ी होती है, चंदन के वन होते हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन जो आपके होते हैं ना, इसी के अंतर्गत आपके चंदन की लकड़ी आ जाएगी।
चंदन की लकड़ी के अलावा सागौन भी आपके आते हैं, सागौन। तो मुझे जो आंसर उसका लग रहा था कि सबसे ज़्यादा जो सागौन का उत्पादन है वो कर्नाटक वाला ही राइट आंसर आपका होगा। अभी थोड़ा सा इसको डाउट में रखते हैं, बाकी मैं आपको कल जो भी क्लास लूँगा उसमें मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो जो आपके आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं उसमें आपके सागौन के हो जाएंगे, फिर आपका चंदन आ जाएगा, आंवला आ जाएगा, कुसुम आ जाएगा, शीशम आ जाएगा, साल आ जाएगा। इनके जो वृक्ष हैं आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तथा ये जो आपके आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं ना, इनका एरिया कहाँ कहाँ होता है, उत्तर पूर्वी राज्य हमारे हो गए, इसके अलावा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, इसके अलावा उड़ीसा में आपके आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, तो सागौन हो गया, चंदन हो गया, सौल हो गया, शीशम हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों में किन वन की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। तो सुंदरी वनों की अधिकता के कारण जो है इसको हम सुंदर वन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के जो वन होते हैं इनको हम सुंदरी के नाम से जानते हैं। तथा ये अपने जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मैं आपको इनकी लोकेशन बता दे रहा हूँ। भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, पूर्वी तटीय क्षेत्र के कुछ भागों में और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तथा आपके जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे। तथा इसके अंतर्गत वनों की प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो रोज वुड हो गया, महोगनी हो गई, एबनी हो गई, एनी हो गई, ये सभी इंपॉर्टेंट वनों की प्रजातियाँ हैं जो आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ आपको वार्षिक वर्षा दी गई है और आपको वनों का प्रकार दिया गया है। तो आपको इसको सही सुमेलित करना है कि कहाँ पर कितनी वर्षा पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। पर्णपाती का मतलब हो जाएगा पतझड़ वन, यानी कि एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा। 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर की जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क वन देखने को मिलते हैं। जहाँ पर 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है वहाँ पर जो है आपके शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा सी का आपका 3 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर आपके जो कांटेदार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या इनको आप मरुस्थलीय वन भी कह सकते हैं, ये पाए जाते हैं, यानी कि सी का आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद 200 सेंटीमीटर से जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, 2 3 4 1 आपका राइट आंसर है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उष्णार्द्र सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी आप इनको कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एरिया पर नहीं सॉरी यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे पतझड़ वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, न कि सदाबहार वन। यहाँ पे पतझड़ वन यानी कि उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन होते हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कौन से वन, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे उष्णार्द्र का मतलब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय से है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा एरिया पर भारत में पाए जाते हैं। और देश में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो उष्ण पतझड़ वन यानी कि उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन होते हैं ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर आपके
100 से लेके 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, उष्ण पतझड़ वन, या आप इसको उष्ण कटिबंधीय वन भी कह सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर आपके 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। तथा ये जो आपके पतझड़ वन है ना, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको साथ में याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगे थे वनों से रिलेटेड, उनको मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम पीईटी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।